हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी स्पोर्ट। आज के इस वीडियो में हम लोग द नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन बाय निज़म एज़ेकिएल को पढ़ने वाले हैं। इसके नोट्स को, समरी को हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। समरी से पहले हमारा इंट्रोडक्शन है। निज़म एज़ेकिएल्स नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन वॉज रिटन इन 1960s and was later published in his 1965 poetry collection The Exact Name। तो निज़म एज़ेकिएल ने इस पोम को लिखा था 1960s में एंड 1965 में उनकी एक पोइट्री कलेक्शन आई थी जिसका नाम था द एग्जैक्ट नेम। इसी में इस पोम को पब्लिश कराया गया था। द पोम इज सेट इन अ रूरल इंडियन विलेज। इस पोम की सेटिंग रखी गई है एक रूरल इंडियन विलेज में, वेयर द पोएट रिकॉल्स अ सिग्निफिकेंट इंसिडेंट फ्रॉम हिज चाइल्डहुड व्हेन हिज मदर वाज स्टंग बाय अ स्कॉर्पियन। तो वो क्या करते हैं, पोएट रिकॉल करते हैं एक सिग्निफिकेंट इंसिडेंट को, एक इवेंट को जो उनके लाइफ में बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट है रोल उसका, क्योंकि वो जो चाइल्डहुड मेमोरी थी उनकी, वो उनके मदर से जुड़ी हुई थी। जब उनके मदर को किसी एक स्कॉर्पियन ने स्टंग किया था, उन्हें डंक मारा था। द सेटिंग इज मार्क्ड बाय हैवी रेन्स, a small close-knit community and the poet's house where the story unfolds। और इसकी जो सेटिंग्स है इस पोम की, ये जो सेटिंग है ये मार्क की हुई है, किससे चिन्हित है, एक हेवी रेन से। क्योंकि जब ये पोम लिख रहे थे पोएट, तो उस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा हेवी रेन हो रहा था और एक बहुत ही स्मॉल कम्युनिटी था और क्लोज निट था। वो बहुत ही ज़्यादा घनिष्ठ संबंध थे उन कम्युनिटी के लोगों के बीच आपस में। और पोएट के घर में ये पोम की सेटिंग रखी गई है जहाँ पे ये जो स्टोरी है वो अनफोल्ड होती है। ये जो पोम है ये एक नरेटिव पोम है और नरेटिव पोम में अक्सर जो पोएट होते हैं वो स्टोरी सुनाते हैं पोम के थ्रू। फिर आगे है द पोम एक्सप्लोर्स अ वेराइटी ऑफ थीम्स। ये पोम जो है वो बहुत सारे थीम्स को, वेराइटी ऑफ थीम्स को एक्सप्लोर करती है, जिसमें शामिल है इंक्लूडिंग द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सुपरस्टिशन एंड रेशनलिज्म। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यही है। और इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट थीम है मैटरनल लव। तो जो पोएट है हमारे निज़म एज़ेकिएल, वो कॉन्फ्लिक्ट दिखाने की कोशिश किए हैं इस पोम में। कॉन्फ्लिक्ट है सुपरस्टिशन के बीच में और रेशनलिज्म के बीच में। सुपरस्टिशन का मतलब होता है अंधविश्वास एंड रेशनलिज्म का मतलब होता है तार्किकतावाद। कुछ सेंसिबल बातें जहाँ पे हो वो रेशनलिज्म होता है, और जहाँ पे कुछ भी सेंस ना हो, कोई भी लॉजिक ना हो, वो सुपरस्टिशन होता है, अंधविश्वास होता है। द पावर ऑफ मैटरनल लव, यहाँ पे एक माता के स्नेह को, उनके प्यार को, उनके लव को अपने बच्चों के लिए यहाँ पे दिखाया है निज़म एज़ेकिएल ने। द कम्युनिटी सॉलिडेरिटी, सॉलिडेरिटी का मतलब होता है एकजुटता। वहाँ की जो कम्युनिटी थी, विलेजर्स की जो समुदाय था उनका, उनमें एकजुटता थी। वो लोग ग्रुप में रहते थे और आपस में काफ़ी जुड़े हुए थे एक दूसरे से। एंड द इनएविटेबिलिटी ऑफ ह्यूमन सफरिंग, और यहाँ पे पोएट इनएविटेबिलिटी को दिखाते हैं। इनएविटेबिलिटी का मतलब होता है अनअवॉइडेबल, जिसे अवॉइड ना किया जा सके, और ह्यूमन का जो सफरिंग होता है उसे कोई भी अवॉइड नहीं कर पाता है। थ्रू वाइविड इमेजरी एंड स्टार्क कॉन्ट्रास्ट, और लास्ट में हमारा यहाँ पे है कि जीवंत इमेजरी के जरिए और बहुत ही तीव्र डिफरेंस के जरिए, कॉन्ट्रास्ट के जरिए, एज़ेकिएल कैप्चर्स द टेंशन बिटवीन द ओल्ड वेज ऑफ थिंकिंग एंड मॉडर्न रैशनल थॉट while also highlighting the strength of a mother's love। तो इस पूरे पोम में निज़म एज़ेकिएल कैप्चर करते हैं टेंशन को, और ये टेंशन है मॉडर्न वेज ऑफ थिंकिंग के बीच में और ओल्ड वेज या फिर ट्रेडिशनल वेज ऑफ थिंकिंग के बीच में ये टेंशन है। उनके बीच कॉन्फ्लिक्ट दिखाई उन्होंने, और मैटरनल लव को उन्होंने हाईलाइट किया है अपने इस पोम में। अपने इस पोम के लास्ट के जो तीन लाइन का जो स्टेंजा था उसमें हमें मैटरनल लव की थीम को देखने को मिलता है। देन अब हमारा है अबाउट द पोएट। अबाउट द पोएट है हमारे निज़म एज़ेकिएल, जो कि थे इंडियन पोएट, एक्टर, प्लेराइट, एडिटर एंड आर्ट क्रिटिक। ही वॉज अवॉर्डेड द साहित्य अकेडमी अवार्ड इन 1983 फॉर हिज कलेक्शन लेटर डे साम्स। उन्हें 1983 में साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था उनके एक कलेक्शन लेटर डे साम्स के लिए। बॉर्न इन मुंबई, एज़ेकिएल वॉज द सन ऑफ अ प्रोफेसर। तो उनका जन्म मुंबई में हुआ था और वो एक प्रोफेसर के बेटे थे।
प्रोफेसर किसके थे? प्रोफेसर ऑफ बॉटनी, उनके फादर एक बॉटनी सब्जेक्ट होती है उसके प्रोफेसर थे उनके पिता। एंड प्रिंसिपल ऑफ वुमेन्स कॉलेज, उनकी मदर एक प्रिंसिपल थी वुमेन्स कॉलेज की। वुमेन्स कॉलेज उनकी मदर का ही खुद का अपना कॉलेज था। एजेकेल स्टडीड इन बोथ इंडिया एंड इंग्लैंड वेयर ही वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय वेस्टर्न लिटरेरी ट्रेडिशंस। और इनके जो एजुकेशन है वो इंडिया और इंग्लैंड दोनों जगह हुई है। और हमारे जो पोएट है वो वेस्टर्न लिटरेरी ट्रेडिशन से बहुत ही ज़्यादा वो इन्फ्लुएंस हो गए थे, प्रभावित हुए थे। और यही चीज़ उन्हें लीड किया कि वो भी राइटर बने और उन्होंने इंडिया के सब्जेक्ट से डील करना स्टार्ट किया, उसके बारे में, इंडिया के बारे में लिखना स्टार्ट किया उन्होंने। His poetry often deals with themes of identity, alienation, and the contrast between modernity and tradition, and the search for meaning in an increasingly materialistic world. और उनके और भी वर्क्स को आप पढ़ेंगे तो जो कॉमन थीम्स मिलेगी आपको वो है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मीन्स पहचान, अलाइनेशन मीन्स अलगाववाद, और कॉन्ट्रास्ट दिखाते हैं वो मॉडर्निटी के बीच में और ट्रेडिशनल चीज़ों के बीच में। और उनके वर्क्स में ना एक खोज देखने को मिलता है हमें, सर्च फॉर मीनिंग, एक जिसका कुछ अर्थ निकले उसका खोज हमें देखने को मिलता है। किस वर्ल्ड में? तो एक इंक्रीजिंगली मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में, ऐसा वर्ल्ड जहाँ पे मटेरियलिस्टिक चीज़ों पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। मटेरियलिस्टिक का मतलब होता है भौतिकतावाद। मटेरियलिस्टिक को सुपरफिशियल भी कहा जाता है। अब हमारा है सम ऑफ हिज अदर नोटेबल वर्क्स। उनके अदर नोटेबल वर्क्स में शामिल है अ टाइम टू चेंज 1952, एंटरप्राइज 1959, द पैट्रियोट 1959, पोएट लवर बर्ड वाचर 1969, बैकग्राउंड कैजुअली 1972, गुड बाय पार्टी फॉर मिस पुष्पा टीएस 1976, द प्रोफेसर 1976, इन इंडिया 1960, मैरिज 1960, फिलोसफी 1965। और अगर आप इतने सारे वर्क्स को याद ना रख पाए तो कोई बात नहीं, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप कम से कम इनके 3-4 वर्क्स को याद रख लें, जिसमें से आपको गुड बाय पार्टी टू मिस पुष्पा टीएस ये तो याद रहना ही है क्योंकि आपके सिलेबस में प्रेस्क्राइब्ड है और इस पर भी वीडियो अपलोड की जा चुकी है। उसके बाद आप इसे याद रख लें, अ टाइम टू चेंज, एंड ये प्रोफेसर को, मैरिज को, एंड फिलोसफी को। चाहे तो इन इंडिया, ये तो बहुत ही ईजी है 1960, इसे भी याद कर ले। फिर है हमारे थीम्स को यहाँ पे सिर्फ मैं आपको हेडिंग बता दे रही हूँ। उसके बाद एक और वीडियो आएगी जिसमें हम लोग थीम्स को डिटेल में समझेंगे, ठीक है। पहला थीम तो यहाँ पे है सुपरस्टिशन वर्सेस रेशनलिज्म। फिर है मैटरनल लव एंड सेक्रीफाइस, देन सफरिंग एंड पेन, कर्मा एंड रीबर्थ। और भी आगे थीम्स है कम्युनिटी एंड बिलोंगिंग, नेचर एंड इट्स फोर्सेस, एविल एंड गुडनेस, फेयर एंड डेस्पिरेशन। अब आता है हमारा समरी वाला सेक्शन और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने कुछ पोएम के टेक्स्ट को यहाँ पे कोटेशन के जैसा यहाँ पे हमने यूज़ किया है ताकि आपका आंसर और भी ज़्यादा देखने में अट्रैक्टिव लगे। और जब ऐसा क्वेश्चन, ऐसा आंसर आप लिखते हैं ना एग्ज़ाम में, तो आपका कॉपी में ये जो एग्जामिनर होता है, जो चेक करने वाले होते हैं, उनमें एक अलग ही इम्प्रेशन जाता है और इससे आपके मार्क्स और भी मार्क्स स्कोर करने में हेल्प मिलेगी आपको। और ये जो कोटेशन है इसे आप ब्लैक पेन से लिखें, ना कि ब्लू, और ये तो ब्लू से ही रहेगा और ये कोटेशन रहेगी ब्लैक से, ठीक है। The poem begins with the poet remembering a night when his mother was stung by a scorpion. तो इस पोम के स्टार्टिंग में क्या होता है कि पोएट रिकॉल करते हैं, रिमेंबर करते हैं उस रात को जब उनकी मदर को एक स्कॉर्पियन ने स्टंग किया था। Heavy rains drove the scorpion into their house and it hid under a sack of rice. तो वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हैवी रेन हो रहा था, मूसलाधार बारिश हो रही थी, तो इसी कारण से वो स्कॉर्पियन क्या हुआ था, उनके घर में छुप गया था बारिश से बचने के लिए। और वो छुपा कहाँ था? एक सेक ऑफ राइस के बीच में मीन्स राइस के बोरियाँ रखी हुई थी, उसी के नीचे वो जाके छुप गया था। When the scorpion was disturbed, और जब वो स्कॉर्पियन डिस्टर्ब हो जाता है तो वो क्या करता है? It stung the poet's mother and quickly run away. वो पोएट के मदर को स्टंग कर लेता है, डंक मार देता है और वो तुरंत ही भाग जाता है। यहाँ पे कोटेशन पढ़ लेते हैं। I remember the night my mother was stung by a scorpion.
10 hours of steady rain had driven him to crawl beneath a sack of rice. वैसे मैं यहाँ पे इसे एक्सप्लेन नहीं करने वाली हूँ कोटेशन को, क्योंकि कोटेशंस यहाँ पे और भी आएंगे और कोटेशंस को भी मैं फिर से एक्सप्लेन करती रही तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग एंड लेंथी बन जाएगी। इससे अच्छा तो ये है कि पोम पर मैं एक वीडियो स्पेशली पहले ही अपलोड कर चुकी, आप पहले जाके उस पोम को एक्सप्लेनेशन को समझ लें, देन आपको और भी अच्छे से समझ आएगी। फिर है द ओपनिंग शोज हाउ क्लियरली द पोएट रिमेंबर्स द इवेंट्स। और यहाँ पे ये जो पोएट लिखे हैं कि आई रिमेंबर द नाइट माई मदर वाज स्टंग बाय स्कॉर्पियन, उसके बाद जब वो डिस्क्रिप्शन देते हैं कि कितना हैवी रेन हो रहा था वहाँ पे और किस तरह से वहाँ पे डार्कनेस था, विलेजर्स किस तरह से आ रहे थे, तो ये सब जो वहाँ पे डेफिनेशंस यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशंस दे रहे हैं पोएट, तो उन्हें ये सब पढ़ के हमें पता चलता है कि जो पोएट है उन्हें कितने अच्छे से याद है कि उस रात को क्या क्या हुआ था। द रेनी नाइट एड्स टू द सेंस ऑफ डेंजर एंड मिसफॉर्च्यून। और वो जो रेनी नाइट थी, बरसात वाला जो रात था, वो ऐड करता है एक सेंस ऑफ डेंजर को, खतरा के सेंस को, और मिसफॉर्च्यून को, अभाग्य को, क्योंकि उसी रात पोएट की मदर को उस भिक्षु ने डंक मारा था, तो ये अभाग्य ही है एक तरह से कह सकते हैं। इन मैनी कल्चर्स, और बहुत सारी संस्कृतियों में, द स्कॉर्पियन इज सीन एज अ सिंबल ऑफ इविल। स्कॉर्पियन को एक इविल के सिंबल के रूप में देखा जाता है। इविल का मतलब होता है शैतान या फिर दुष्ट कह सकते हैं। एंड एजेकेल यूजेस दिस आइडिया इन द पोम। और एजेकेल के इस पोएम में भी जो स्कॉर्पियन है वो इविल को रेफर करता है। फिर यहाँ पे एक हमारा सब पॉइंट है सुपरस्टिशन एंड कलेक्टिव रिएक्शन। ये जो हमारा समरी वाला अभी पॉइंट आया, तो इसी का एक सब पॉइंट है, ताकि आप हेडिंग पढ़ के अगर आप समझेंगे तो आप इसे खुद से भी लिख सकते हैं अगर आप एक बार समझ गए तो। इसलिए मैं यहाँ पे पॉइंट वाइज पॉइंट तो है ही, लेकिन पॉइंट्स के भी सब पॉइंट्स है ताकि आपको ये इजी टू रिमेंबर लगे। तो सुपरस्टिशन एंड कलेक्टिव रिएक्शन में हम लिख सकते हैं, आफ्टर द स्कॉर्पियन स्टिंग्स द मदर द नेबर्स गैदर इन द हाउस। तो जब पोएट के मदर को वो स्कॉर्पियन स्टिंग करता है, तो वहाँ के जो नेबर्स थे, नेबर्स को वहाँ पे पीजेंट्स कहा गया है पोम में, तो वो लोग गैदर होते एक जगह पे इकट्ठे होते हैं पोएट के घर पर। दीज विलेजर्स रेफर टू एज पीजेंट्स, और उन विलेजर्स को वहाँ पे पीजेंट्स मीन्स किसान कहा गया है। बिलीव इन मैनी सुपरस्टिशंस, और उन विलेजर्स को बिलीव था इस सुपरस्टिशंस पे, अंधविश्वास पे। दे थिंक द स्कॉर्पियन इज इविल, वो कहते हैं कि वो स्कॉर्पियन इविल है, एक्चुअली में इविल था ही वो स्कॉर्पियन, इतना जहरीला उसका डंक जो होता है। एंड दे प्रे टू स्टॉप इट्स इफेक्ट, और वो उसके इफेक्ट को स्टॉप करने के लिए प्रे करते हैं। वैसे ये बात तो सही है कि वो जो स्कॉर्पियन है वो इविल है, लेकिन इसके बाद वो जो स्कॉर्पियन जो जहर छोड़ा है, उस जहर से निपटारा पाने के लिए, उस अनबियरेबल पेन से निपटारा पाने के लिए वो जो विलेजर्स पोएट की मदर को जो एडवाइस देते हैं, जो सजेशंस देते हैं, वो थोड़ा अनलॉजिकल है, उसमें कोई लॉजिक देखने को नहीं मिलता हमें। वो लोग थोड़े इरेशनल होके कह रहे थे, सुपरस्टिशंस की भावना से कह रहे थे। और फिर यहाँ पे देखो विलेजर्स क्या कहते हैं, दे से डेट द मदर्स सफरिंग इज बिकॉज ऑफ सीन्स फ्रॉम हर पास्ट लाइफ एंड द पेन विल मेक हर नेक्स्ट लाइफ बेटर। तो वहाँ पे जो विलेजर्स आए थे उनमें से कुछ लोग कहते हैं कि ये जो पोएट की मदर का सफरिंग है ना इस भिक्षु के डंक मारने से, ये इसलिए है क्योंकि ये उनके पिछले जन्म का सीन्स है, और अभी ये जो उन्हें पेन हो रहा है ये उनके नेक्स्ट लाइफ को बेटर बनाएगा, क्योंकि पिछले जन्म का पाप अभी धुल रहा है इस पेन से। The peasants came like swarms of flies and burst the name of a god 100 times to paralyze the evil one. Evil one means scorpion. और स्वाम्स का मतलब होता है एक लार्ज ग्रुप किसी भी चीज़ का, तो यहाँ पे लार्ज ग्रुप था फ्लाइज का। फ्लाइज यहाँ पे सिंबल किया गया है, रेफर करता है यहाँ पे उन पीजेंट्स को, वो लोग भी फ्लाई की तरह ही आते हैं उनके घर पे एक ग्रुप में। देन आगे है द नेबर्स कंपेयर द स्कॉर्पियंस स्टिंग टू इविल एंड बिलीव डैट देयर प्रेयर्स विल स्टॉप द पेन। वो जो नेबर्स थे वो कंपेयर करते हैं स्कॉर्पियन के स्टिंग को इविल से, और वो प्रे करते हैं उनके पेन को, पोएट की मदर के पेन को स्टॉप करने के लिए गॉड से 100 टाइम्स बार बार वो बर्स करते हैं, 100 टाइम्स गॉड का नाम लेते हैं।
They think that by suffering, the mother is reducing the scenes of her past life which will help her future life. वो कहते हैं कि इस पेन को झेलकर वो सफ़र करके अपने पिछले जन्म के पापों को रिड्यूस कर रही है, कम कर रही है, फिर ख़त्म कर रही है. और जब उनके पिछले जन्म का पाप जो है वो कम हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, तो ये उनके फ्यूचर लाइफ को और भी ज़्यादा बेटर बनाएगा. फिर यहाँ पे एक और कोटेशन है. May the scenes of your previous birth be burned away tonight, they said. May your suffering decrease the misfortunes of your next birth, they said. उसके बाद है हमारा नेक्स्ट पैराग्राफ. द विलेजर्स होप दैट द मदर्स सफरिंग विल प्योरीफाई हर सोल एंड इम्प्रूव हर कर्मा. वो जो विलेजर्स थे वो उनकी उम्मीद थी, उनका होप था कि वो जो मदर का सफरिंग है वो प्योरीफाई कर देगा उनके सोल को और इम्प्रूव करेगा उनके कर्मा को. They continue to speak words that show their strong belief in religious explanations for the pain. और वो जो villagers थे वो continuously कुछ ना कुछ कह ही रहे थे और उनका वो जो words था वो शो कर रहा था कि उन्हें बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बिलीफ है रिलीजियस एक्सप्लेनेशंस पर कि पेन क्यों होता है किसी को और ख़ास करके इतना ज़्यादा सफरिंग क्यों हो रहा है. उसे उसके अगला जन्म उनका बेटर बन जाएगा क्योंकि पिछला जन्म के पाप सारे धुल जा रहे हैं. फिर ये भी कहते हैं कि पिछले जन्म के पाप अभी उभर कर आ रहे हैं, ऐसा एक्सप्लेनेशन देते हैं वहाँ पे विलेजर्स. फिर हमारा नेक्स्ट सब पॉइंट है रेशनल थिंकिंग वर्सेस सुपरस्टिशन. बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये. द पोएट्स फादर इन कॉन्ट्रास्ट इज अ रेशनल मैन हु डज नॉट बिलीव इन सुपरस्टिशंस. तो यहाँ पे पोएट के फादर को एक रेशनल मैन की तरह दिखाया गया है और उसके कॉन्ट्रास्ट में है वो विलेजर्स तो सुपरस्टिशियस है, वो सुपरस्टिशंस पर बिलीव रखते हैं. कॉन्ट्रास्ट का मतलब होता है डिफरेंस, कह सकते हैं हम लोग, अंतर. ही ट्राइज वेरियस साइंटिफिक एंड प्रैक्टिकल मेथड्स टू हेल्प हिज वाइफ. और पोइट के जो फादर होते हैं वो बहुत सारे साइंटिफिक तरीकों को यूज़ करते हैं अपने वाइफ के पेन को कम करने के लिए. ही यूजेस पाउडर्स, मिक्सचर्स एंड हर्ब्स टू ट्रीट हर. और वो उन्हें ट्रीट करने के लिए पाउडर्स यूज़ करते हैं, मिक्सचर्स बनाते हैं, हर्ब्स यूज़ करते हैं. उनके जिस स्टोव पर उस भिक्षु ने डंक मारा था वहाँ पे बहुत सारे कुछ जड़ी बूटी की चीज़ें मिलाकर वो हाइब्रिड करके उन्हें लगा रहे थे ताकि उन्हें पेन से मुक्ति मिले, मीन्स उनका पेन ख़त्म हो जाए. लेकिन इसी के जस्ट अपोजिट वो जो विलेजर्स थे वो लोग क्या कर रहे थे, वो प्रे कर रहे थे गॉड से और एक्सप्लेनेशन दे रहे थे रिलीजियस बिलीव्स की कि ये पेन उसे क्यों मिल रहा है. कोई भी ये ध्यान नहीं दे रहा था कि उसके पेन से उसे कैसे छुटकारा दिया जाए, क्या सॉल्यूशंस निकाला जाए उसका. He even pours paraffin on her toe and sets it on fire. और फादर जो है पोएट के वो इतना कुछ करने के बाद क्या करते हैं, एक पैराफिन लेते थोड़ी सी, और पैराफिन का मतलब होता है केरोसिन, थोड़ी सी केरोसिन लेते हैं और उनके उस स्टोव में जहाँ पे भिक्षु ने डंक मारा था उसे वो जला देते हैं ताकि वो जो पार्ट है, वो पर्टिकुलर पार्ट वो अगर जल जाएगा तो वो जो भिक्षु का जहर था वो भी जल जाएगा. और यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट बात है बताने लायक कि जो विलेजर्स थे उनका मानना ये था कि वो जो भिक्षु अभी काट कर गया है, डंक मार कर गया है पोएट की मदर को, अगर वो एक जगह पर स्टिल रहे, एक जगह पर स्थिर रहे, तो जो जहर है जो उसने अभी डंक मार के फैलाया है पोएट के मदर के टो में, तो वो जहर भी नहीं फैलेगा अगर वो भिक्षु एक ही जगह पे स्थिर रहेगा. तो इसलिए वो लोग प्रे कर रहे थे कि वो उस एविल वन को, उस स्कॉर्पियन को वो गॉड जो है वो एक जगह पे स्थिर करते, उसे पैरालाइज कर दे. देन एक और कोटेशन है यहाँ पे, माई फादर्स कैप्टिव रेशनलिस्ट ट्राइंग एवरी कर्स एंड ब्लेसिंग पाउडर मिक्सचर हर्ब एंड हाइब्रिड ही इवन पॉर्ड अ लिटिल पैराफिन अपॉन द बिटन टो एंड पुट अ मैच टू इट. देन हमारा नेक्स्ट पैराग्राफ है, दिस पार्ट ऑफ द पोम शोज द डिफरेंस बिटवीन द फादर्स रेशनल अप्रोच एंड द विलेजर्स फेथ इन सुपरस्टिशन. तो ये जो पार्ट है पोम की ये दिखाती है हमें डिफरेंस को. डिफरेंस ये है रेशनल अप्रोच के बीच में. रेशनल अप्रोच था पोएट के फादर का, तो एक तरफ पोएट के फादर का रेशनल अप्रोच है, तार्किक उनका दृष्टिकोण है, और दूसरी तरफ है विलेजर्स का अप्रोच जिनका फेथ है सुपरस्टिशन पे, अंधविश्वास पे. द फादर ट्राइज एवरीथिंग ही कैन टू सेव हिज वाइफ. और पोएट के फादर वो सब कुछ ट्राई करते हैं, एवरीथिंग ट्राई करते हैं जो वो कर सकते हैं अपनी वाइफ को सेव करने के लिए, उन्हें उस दर्द से
छुटकारा दिलाने के लिए शोइंग हिज डेस्परेशन टू हेल्प हर, और उनका इस तरह से सब कुछ ट्राई करना ताकि किसी भी तरीके से उनकी वाइफ को उस पेन से, वो जो पीड़ा है उससे थोड़ा छुटकारा मिले, राहत मिले। उनके जो एफर्ट्स थे वो शो करते हैं उनका डेस्परेशन को उनकी हेल्प करने के लिए। देन हमारा एक और अभी सब पॉइंट है, मदर्स लव एंड सेक्रीफाइस। आफ्टर 20 आवर्स ऑफ पेन द मदर रिकवर्स, और फाइनली 20 आवर्स तक अनबियरेबल पेन झेलने के बाद उनकी मदर रिकवर होती है। हर फर्स्ट वर्ड्स आर नॉट अबाउट हर ओन सफरिंग, और जब ठीक हो जाती है वो उनकी मदर, तो उनका जो फर्स्ट वर्ड था वो उनके खुद के सफरिंग के बारे में नहीं था, बट अबाउट हर चिल्ड्रन, लेकिन उनके चिल्ड्रन के बारे में था। शी थैंक्स गॉड दैट द स्कॉर्पियन स्टंग हर एंड नॉट हर चिल्ड्रन। वो गॉड को थैंक यू कहती है क्योंकि उस स्कॉर्पियन ने उसकी मदर को स्टंग किया, ना कि उनके चिल्ड्रन को, ना कि उनके बच्चों को। दिस शोज हर सेल्फलेस लव एज अ मदर, और ये चीज़ उनके सेल्फलेस लव को दिखाता है एक मदर के रूप में। एक और कोटेशन है, ये कोटेशन बहुत ही ज़्यादा हार्ट टचिंग है यहाँ पे। माई मदर ओनली सेड थैंक गॉड द स्कॉर्पियन पिक्ड ऑन मी एंड स्पेयर्ड माई चिल्ड्रन। देन हमारा नेक्स्ट पैराग्राफ है, इवन दो शी वेंट थ्रू अनबियरेबल पेन, इसके बावजूद भी कि उनकी मदर बहुत ही ज़्यादा अनबियरेबल पेन से गुजरी। द मदर इज़ ग्रेटफुल डैट हर चिल्ड्रन वर सेफ, वो भगवान के प्रति ग्रेटफुल है क्योंकि उसके चिल्ड्रन सेफ रहे। This reflects the deep, selfless love of a mother who always puts her children's safety first. पॉइंट की मदर का गॉड को थैंक यू इसलिए कहना कि उसके चिल्ड्रन सेफ है, और स्कॉर्पियन ने उन्हें डंक किया, ना कि उनके चिल्ड्रन को। ये चीज़ शो करती है एक डीप सेल्फलेस लव को, एक मदर का लव को, जो हमेशा अपने चिल्ड्रन को, अपने चिल्ड्रन के सेफ्टी को प्रायोरिटी देती है, अपने चिल्ड्रन के सेफ्टी को फर्स्ट प्रायोरिटी देती है। उसके बाद अगला सब पॉइंट है, द रोल ऑफ नेचर। नेचर का भी बहुत ही ज़्यादा रोल रहा है, जिस तरीके से वहाँ का जो एनवायरनमेंट था, हेवी रेन एंड डार्कनेस था वहाँ पे, जिस तरीके से वो शेडोज़ का डेफिनेशंस दे रहे थे, किस तरह से शेडोज़ स्कॉर्पियन की तरह लग रहे थे, इंसेक्ट्स आ रहे थे, एंडलेस रेन थी। तो यहाँ पे नेचर का भी उन्होंने बखूबी डेफिनेशन दिया है पोइट ने। नेचर प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल थ्रू आउट द पोम, नेचर का एक इम्पॉर्टेंट रोल है इस पूरे पोम में। द रेन ड्रोव द स्कॉर्पियन इनटू द हाउस एंड द सीन इज फिल्ड विद इमेजेस ऑफ शेडोज, इंसेक्ट्स एंड द एंडलेस रेन। वो जो रेन था वो स्कॉर्पियन को हाउस में घुसने के लिए लीड करता है, और वो जो सीन है वहाँ का वो फिल है किससे, भरी हुई है इमेजेस ऑफ शेडोज से, इंसेक्ट मीन्स कीट पतंगों से, एंड द एंडलेस रेन, और कॉन्टिन्यूस रेन से, अनस्टॉपेबल रेन से। द नेचुरल एलिमेंट्स हेल्प टू क्रिएट अ टेंस एंड अनकम्फर्टेबल एटमोसफियर इन द पोम। और ये जो नेचुरल एलिमेंट्स पोएट बताते हैं यहाँ पे यूज़ किए हैं उन्होंने, वो हेल्प करती है क्रिएट करने के लिए एक तनावपूर्ण और एक अनकम्फर्टेबल वातावरण को बनाने के लिए इस पोम में। देन हमारा एक और कोटेशन है, मोर कैंडल्स, मोर लैंटर्न्स, मोर नेबर्स, मोर इंसेक्ट्स एंड द एंडलेस रेन। उसके बाद अगला हमारा पैराग्राफ है, द रेपिटेशन ऑफ मोर एम्फेसाइजेस हाउ ओवरवेलमिंग द सिचुएशन इज। और यहाँ पे जो पोएट मोर वर्ड का बार बार यूज़ कर रहे, रिपीट कर रहे हैं, ये एम्फेसाइज करती है एक ओवरवेलमिंग सिचुएशन को। ओवरवेलमिंग का मतलब होता है डिवास्टेटिंग या फिर स्ट्रेसिंग। द रेन कीप्स फॉलिंग, जो रेन है वो कॉन्टिन्यूसली होती रहती है, एंड द मदर्स पेन कॉन्टिन्यूस मेकिंग एवरीथिंग फील नेवर एंडिंग। और जो पोएट के मदर का पेन था वो भी कम नहीं होता, और सब कुछ बिल्कुल भी नहीं ख़त्म होने वाला था, ना ही रेन और ना ही पोएट के मदर का पेन। फिर है हमारा कंक्लूजन, नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन एक्सप्लोर्स द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ट्रेडिशन एंड मॉडर्न थिंकिंग। ये जो पोम है नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, ये एक्सप्लोर करती है कॉन्फ्लिक्ट को। कॉन्फ्लिक्ट है ट्रेडिशन, वे ऑफ थिंकिंग और मॉडर्न थिंकिंग के बीच में, फेथ एंड रीजन के बीच में। एक तरफ फेथ है तो दूसरा तरफ रीजन है। फेथ था विलेजर्स का और रीजन था पोएट के फादर का। एंड इंडिविजुअल सफरिंग इन अ कम्युनिटी सेटिंग, और उस कम्युनिटी सेटिंग में जहाँ पे ऐसा सेटिंग जहाँ पे सारे समुदाय के लोग इकट्ठे थे, वहाँ पे एक इंडिविजुअल मीन्स पोएट की मदर सफ़र कर रही थी, इसे
The poem contrasts the superstitious beliefs of the villagers with the rational approach of the father. और ये जो पोम है ये कॉन्ट्रास्ट करती है सुपरस्टिशियस बिलीफ मीन्स अंधविश्वासी जो धारणाएं हैं विलेजर्स की उसके बीच और रेशनल अप्रोच जो था पोएट के फादर का, इन दोनों के बीच अंतर को दिखाती है. हाउएवर बहरहाल एट द हार्ट ऑफ द पोम इज द मदर्स लव फॉर हर चिल्ड्रन. लेकिन सबसे ज़्यादा सेंट्रल थीम क्या है? एक मदर का लव फॉर हर चिल्ड्रन. Her final words show her selfless and care, highlighting the strength of maternal love. और उनके जो फाइनल वर्ड्स थे वो उनके सेल्फलेसनेस और केयर को दिखाता है, जो हाईलाइट करती है एक मैटरनल लव के स्ट्रेंथ को. यहाँ पे हमारा ये सारा ख़त्म हुआ और यहाँ पे है ग्लोसरी ऑफ इम्पॉर्टेंट वर्ड्स. यहाँ पे वर्ड मीनिंग्स दिए हुए हैं, इसे आप खुद ही देख ले. वैसे भी वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो चुकी है. एंड यहाँ पे हमारा आज का वीडियो ख़त्म होता है. आई होप इस वीडियो के थ्रू आपकी हेल्प हुई हो. कुछ भी डाउट हो आपको तो हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं आप. एंड ये भी पता है कि आपको वीडियो कैसी लगी. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी पोम की थीम्स के साथ. टिल देन कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो.